गुरुग्राम पुलिस ने रंगदारी मांगने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी विनीत और शकील ने यूट्यूब में वीडियो देखकर प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगी थी। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने रंगदारी मांगने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों ने यूट्यूब का तरीका अपनाया था और वहां से इन्होंने सीखा कि किस तरह से रंगदारी मांगी जाती है। साथ ही इन्होंने कुख्यात गैंगस्टर का भी नाम रंगदारी मांगने के दौरान लिया और जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलर से इन्होंने रंगदारी की मांग की। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तारीख को एक व्यक्ति के पास जो जाटसा के रहने वाले हैं, उसके पास फ़ोन आया कि आपको 50 लाख रुपए हमारे को देने हैं, नहीं तो हम आपके जो है ना क्या कर देंगे। जिसके संबंध में उसने कहा कि इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। तो उन्होंने अगले दिन फिर 25 लाख की बात की और ऐसे धीरे धीरे बार्गेनिंग होते होते वो 15 लाख में उनकी बात तय हुई कि भाई 15 लाख रुपए हम दे देंगे, नहीं तो इन्होंने धमकी दी थी कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आदमी हैं और पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारी। झज्जर जिले के मुबारकपुर गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो झज्जर की तस्वीरें हैं मुबारकपुर गांव की, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि फांसी क्यों लगाई गई अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस हर एंगल से इस केस को जांच रही है। साथ ही ये भी जांचा जा रहा है कि ये खुदकुशी का मामला है या फिर हत्या की वारदात को अंजाम देकर इसको खुदकुशी दर्शाने की कोशिश की गई थी। आज सुबह पता चला कि भाई इसका लड़का है घर पे गाँव में इनके खेत में एक्सपायर हो गया है, फांसी लगा ली थी। तो आपने कोई निजी कारण करता नहीं, बाकी कोई बात से नहीं। वडल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 105वीं जयंती मनाई। इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी को याद कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। देश इंदिरा गांधी के प्रति बलिदान को कभी नहीं भुला सकता। तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती के मौके पर होडल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इंदिरा गांधी जयंती मनाई और इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उदय भान ने मूर्ति पर फोटो पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश इंदिरा गांधी के प्रति बलिदान को कभी नहीं भुला सकता। तमाम राष्ट्र के अंदर आयरन लेडी भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 105वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। उनके व्यक्तित्व पर,
उनके कर्तृत्व पर चर्चा की जा रही है। किस तरह से उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उस समय के जो बहुत बड़े लोग थे उनसे पंगा लेकर के, साथ ही इसी तरह से जो राजे महाराजे थे उनके प्रीवी पर्स बंद करने का काम किया। में नेशनल हाईवे 44 पर एक चलती टूरिस्ट बस में आग लग गई। हालांकि इस हादसे में बस चालक के साथ सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। बस में करीब 35 यात्री सवार थे। बस में आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से समालखा में नेशनल हाईवे 44 पर एक चलती टूरिस्ट बस में आग लग गई। ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि मंजर कैसा रहा होगा। हालांकि ड्राइवर और यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई और मशक्कत के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने इस पर काबू पाया। सरदार जी ने देखो ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, इसकी वजह से आग बढ़ती गई आगे, स्टीकर लगे, आगे आग लग गए, ऊपर स्लिपर होते हैं उसमें लगे। कितने आदमी थे जी में? 30-35 थे। सरदार जी ने सीएम मनोहर लाल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पिहोवा में बाबा श्रीचंद जी महाराज के 528वें प्रकाश उत्सव में शिरकत की। उत्सव का आयोजन श्री ब्रह्म अखाड़ा साहिब की तरफ से किया गया, जिसमें खेल मंत्री संदीप सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने ब्रह्म सरोवर पर सरस मेले और मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने शाश्वत गीता का संदेश दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का फैसला लिया गया था, जिसमें कई राज्यों में शिल्पकार अपनी संस्कृति और कला के साथ आए हैं। मेले में 600 से ज्यादा दुकानें लगाई गई हैं।
क्षेत्र के गांव मांडी में बाबा चंद जी महाराज के 528वें प्रकाशोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब में माथा टेका और संतों का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर सीएम ने मांडी गांव में अस्पताल बनाने की घोषणा भी की। सीएम मनोहर लाल ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अदम्य साहस से अंग्रेजी शासन की जड़ें हिलाने वाली नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन किया। ट्वीट कर लिखा, मां भारती की आजादी के लिए रणभूमि में वीरगति की प्राप्त हुई रानी लक्ष्मीबाई को यह देश सदैव स्मरण करता रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नार्को समन्वय केंद्र की राज्य स्तरीय समिति की तीसरी बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि हरियाणा में ड्रग्स की समस्या खत्म करने के लिए न केवल पुलिस बल्कि सभी संबंधित विभागों को मिलजुल कर कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग्स न केवल अंतर्राज्यीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है। कई तरह के वित्तीय लेन देन में ड्रग्स के मामले जुड़े हैं। ड्रग्स तस्करों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, तस्करों को जेल भेजने के साथ साथ उनकी संपत्ति को भी जब्त करना होगा। अंबाला में जेजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक हुई। कार्यक्रम के दौरान जननायक जनता पार्टी 5वां स्थापना दिवस पर चर्चा की गई। बैठक में 9 दिसंबर को जजपा का 5वां स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। ये 9 तारीख को भिवानी में हम हमारे पार्टी का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। आज हमारे प्रभारी जी, हमारे जिला प्रधान, सभी पदाधिकारी और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैठक ली है आगे की रूपरेखा तैयार करने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अंबाला जिले से, पूरे हरियाणा प्रदेश से ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचें, अपने नेताओं के विचार सुने और इसके लिए अपील करने के लिए हम आज आए थे। उस बैठक की रूपरेखा क्या हो उस पर विचार विमर्श करने। जुलाना क्षेत्र में रोहतक रोड पर एक महिला से गाड़ी में दुष्कर्म किया गया। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसको रोहतक के जींद बाईपास से एक शख्स गाड़ी में जमीन की साइट दिखाने के बहाने जुलाना लेकर आया और उसके साथ गाड़ी में एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। जुलाना थाना प्रभारी ने बताया कि एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी कि रोहतक के जींद बाईपास के उचित जमीन की साइट दिखाने के बहाने उसे बुलाया गया और गाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कंप्लेंट महिला ने हमारे को थाना में पेश की है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें महिला ने आरोप लगाए हैं कि इसमें एक प्लाट के संबंध में कस्टमर से बातचीत हुई थी, जो साइट देखने के और उसके संबंध में एडवांस पेमेंट के बारे में बात हुई थी, और जो रोहतक जींद बाईपास से बैठ के आए और यहाँ जुलाना में शनि मंदिर से आके वहाँ पे उसके साथ रेप होने वाली एक दरखास्त दी थी, जिसमें अभियोग अंकित किया गया है और आगे कार्रवाई की जाएगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर पूरे देश में अपनी लंबित मांगों और कर्मचारियों और अधिकारियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सभी अधिकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अंबाला से भी सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पंजाब एंड सिंध बैंक अंबाला छावनी के सामने शाम 5 बजे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियंस के आह्वान पर पूरे देश में अपनी लंबित मांगों को लेकर बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारी संख्या में
बैंक कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर हरियाणा बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के सचिव कॉमरेड पीसी चौहान ने बताया कि सरकार और मैनेजमेंट के कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के कर्मचारियों ने हड़ताल की। यूको बैंक राय मार्केट अंबाला छावनी के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। जी, क्या नाम है सर हड़ताल की? मैं पीसी चौहान, सेक्रेटरी हरियाणा बैंकर फेडरेशन वाला, आपको बताना चाहता हूं कि आज की जो हमारी ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर किया जा रहा है। आज ऑल इंडिया में, पूरे देश में आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांगे हैं जिसमें 5 डेज बैंकिंग, वेज रिवीजन का है, बैंकों में हो रहे अत्याचार, कर्मचारी अधिकार पर अत्याचार वो रोके जाएं, प्राइवेटाइजेशन जो एक बहुत गहन मुद्दा है उसके ऊपर सरकार सोचे और उसको जो है हम नहीं चाहते कि कोई भी बैंक प्राइवेट हो। आज बैंकों के अंदर प्रदर्शन है, जो हड़ताल हम कल करने जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया सारे बैंकों के अंदर, उसके कुछ मुद्दे जो हैं जिनको लेकर हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं और कल हड़ताल कर रहे हैं। उनमें से सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन है, जो लेबर लॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खत्म कर रही है, वो बंद होने चाहिए। प्राइवेटाइजेशन जो है रुकना चाहिए और हम ये डिमांड करते हैं कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनको गवर्नमेंट के अदारा बनाया जाए, उनको नेशनलाइज करा जाए, ताकि आम जन आदमी को जो सुविधाएं सरकारी बैंकों के तहत मिल रही है उसका एक्सपेंशन हो। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर हरियाणा रोडवेज का यात्रियों को बड़ा तोहफा मिला है। अंबाला से कुरुक्षेत्र जाने वाले यात्रियों का हरियाणा रोडवेज की बसों में 50% किराया माफ कर दिया गया। बता दें 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर गीता जयंती महोत्सव में जाने वाले यात्रियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। आज से शुरू है और 7 दिसंबर तक चलेगी। तो इसमें जो है यहाँ से बसों का विशेष प्रबंध किया जा रहा है, जिसमें जो यात्री जो वहाँ गीता जयंती महोत्सव पे जाएंगे तो उसमें उनको कंसेशनल फेयर दिया जाएगा 50% का। और मैं ये सभी यात्रियों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरुक्षेत्र जयंती में भाग लें और वहाँ देखें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। नहीं, इसमें जो बस अम्बाला से जा रही है हमारी, तो अम्बाला से जो कुरुक्षेत्र जा रहे हैं उनके लिए है सुविधा, ये अम्बाला से कुरुक्षेत्र के लिए। लोगों को जानकारी मिलेगी इसके बारे में, उनको पता चलेगा संस्कृति का कि क्या है, ये सब समझ आएगा उनको। जो किराया कम लोगों को छूट मिलेगी, वो इसके लिए प्रोत्साहित होंगे कि क्या चीज है, समझने की कोशिश करेंगे। अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे स्थित जग्गी सिटी सेंटर में अंबाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापेमारी की, जिसमें 3 लड़कियों सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक डीएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। खबर अंबाला से है, जहां 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जीती लड़ाई को 1 साल पूरा होने पर जिले में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर विजय दिवस के रूप में मनाया। वही किसानों का कहना है कि वे ट्रक मार्च के जरिए अपनी जागरूकता भी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन ने ट्रैक्टर मार्च के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। किसान काफी संघर्ष के बाद उन्हें ये जीत मिली है, जिसमें 700 किसानों ने अपनी कुर्बानी भी दी। जो पहला हमारा सबसे बड़ा दर्द था अपने ज़मीनें बचाना, वो ज़मीनें बचाने में हम कामयाब हुए हैं। आगे जो हमारी मांगे हैं उनके लिए आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। एमएसपी के ऊपर बिजली कानून जो आया है, पराली जलाने वाला कानून है जो,
इनको जब तक बिल्कुल निरस्त नहीं करती सरकार, जब तक आंदोलन को इसी तरह चलाएंगे। जागरूकता का भी एक अभियान है हमारा। आज स्कैम के आह्वान के ऊपर पूरे देश के अंदर जो पिछले साल 19 तारीख को मोदी प्रधानमंत्री जी ने एक जो काले कानून वापस लिए थे उसमें और किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई थी, क्योंकि वो जो 3 काले कानून थे वो पूरे देश की ज़मीन को कॉरपोरेट के हाथ देने की कोशिश थी और उसके अंदर किसानों ने, पूरे देश के किसान संगठनों ने, सभी समाज सेवी संस्थाओं ने, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर वो 3 काले कानून वापस कराने में कामयाबी हासिल की थी। कुरुक्षेत्र के गांव दबखेड़ी के पुल की हालत जर्जर है। ग्रामीण भी परेशान है कि वर्षों से पुल की हालत सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुल वैसे भी संकीर्ण है और ऐसे में रेलिंग भी कई जगह से टूटी हुई है, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मौके पर युवाओं ने संबंधित विभाग पुल की हालत को सुधारने या उन्हें मजबूत कर बस सारा खुद अपने हाथ में लेना होगा। उनका कहना है कि जब नहर बनी थी तभी पुल बना था। पुल की रेलिंग टूटने और संकीर्ण होने से बनी है। ग्रामीणों में असुरक्षा की भावना यहां पैदा हो रही है। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਪੁਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਬਖੜੀ ਪਿੰਡ। ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ 20-25 ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੀ, ਵੜਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ लंघनी, ट्रैक्टर लंघना, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਣ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨੀ ਪਊਗੀ, फिर एक बंदा। दबखेड़ी का पुल है और ये देखो, आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे गंदगी है, पॉलीथीन लटके हुए हैं और इधर यहाँ पे घास और टूटी हुई नहर है, जिसका कोई नहर महकमा और ना सरकार कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा कि इसका क्या नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ना सरकार ध्यान दे रही है और ना नहर महकमा ध्यान दे रहा है। और आने वाले टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਲੰਘ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਥਾਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ EMI ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।